हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अलोन मांगा एक्सप्लेन। आज हम देखेंगे रैंकर रिटर्न्स की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो स्कॉर्पियन किंग के साथ फाइट कर रहा होता है और हमारे एमसी का नाम कैंग है। कैंग स्कॉर्पियन किंग के हर एक हमले से बचते हुए उस पर अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी खतरनाक सा अटैक करता है और उसके एक ही अटैक से स्कॉर्पियन किंग मारा जाता है। कैंग कहता है कि इसको डिफीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान था। अब मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। कहानी सुनाने वाला बताता है कि यह एक वर्चुअल गेम है। इस वर्ल्ड का नाम एरिना है। इस समय कैंग इस वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर है। कैंग कहता है शायद से अब मुझे रियल वर्ल्ड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, छोड़कर रियल वर्ल्ड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कोई कहता है कि क्या तुम सही में अपने एरिना अकाउंट को डिलीट कर रहे हो। इस लड़के का नाम योंगचैन होता है। योंगचैन ये सारी बातें कैंग से कह रहा होता है। कैंग अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे रियल वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। योंगचैन कैंग पर गुस्सा होते हुए कहता है कि सरप्राइज होने की तो बात ही है, तुम अपने फर्स्ट प्लेस को छोड़ रहे हो और तुम अपनी सारी आइटम को सेल भी कर रहे हो, वो भी सिर्फ $10,000 में। कैंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं अपना डिसीज़न ले चुका हूँ और मैं अपने डिसीज़न पर कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा। गेम जो है वो सिर्फ एक फ़न के लिए ही होता है, उससे हम मनी अर्न नहीं कर सकते। योंगचैन कैंग की सारी बातें सुनकर कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। कैंग कहता है कि अब मैं मिलिट्री को सर्विस देने के लिए जा रहा हूँ। मिलिट्री से आने के बाद अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में वो संभालने में मदद करूँगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं काफ़ी ज़्यादा रिच हूँ। कहानी सुनाने वाला बताता है कि साउथ कोरिया में मैंडेटरी है मिलिट्री में जाना। हमें एक वॉइस कहती है कि ही कई बार हम जो सोचते हैं उसका हमेशा उल्टा हो जाता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट सीन हमें 2 साल के बाद का दिखाया जाता है। एक आदमी जिसने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी वो बार बार कह रहा था मुझे वो रेड चाहिए। जिससे वो रेड मांग रहा था वो कैंग था। कैंग अपने हाथों में एक डिब्बी लेकर पूछ रहा था, सर आपको क्या ये चाहिए। टल्ली आदमी कहता है, इडियट तुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए, तुझे किसने रख लिया इस दुकान पर। कैंग अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड मुझे गोब्लिन की तरह लग रहा है। कैंग कहता है सर आपको क्या ये चीज़ चाहिए थी। आदमी कहता है हाँ। कैंग अपने मन में कहता है कि इस बास्टर्ड गोब्लिन ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। कैंग बताता है कि वो इस स्टोर पर पार्ट टाइमर है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कैंग कहता है कि जब वो मिलिट्री से वापस आया तो उसे पता चला कि उसके फादर की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। इस वजह से उसके फादर की काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी ख़राब हो गई और उसे अपने फादर के हॉस्पिटल के बिल भी भरने और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है। इस वजह से वो उस स्टोर में काम कर रहा है। तभी उसे योंगचैन का मैसेज आता है। कैंग कहता है काफ़ी लंबा समय हो गया योंगचैन से मिले हुए। योंगचैन मैसेज करता है कि कैंग मुझे तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता है, मैं तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। कैंग कहता है योंगचैन मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ। योंगचैन कहता है कि मुझे पता है तुम अपने फादर के बिल को भरने के लिए स्टोर में पार्ट टाइमर का काम करते हो। तुम एरिना वर्ल्ड में वापस आ जाओ, एरिना वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। गेम में तुम अपनी रैंक और एक्सपीरियंस के साथ प्रो प्लेयर भी बन सकते हो। कैंग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपने रैंकर वाले स्टेटस को पा लेता हूँ तो क्या मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन को बेटर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक भी चांस है तो मैं अपनी फैमिली ही की कंडीशन क्यों नहीं बेटर कर दूँ, तो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें एक मॉल का दिखाया जाता है। कैंग उस मॉल में अपने लिए गेम को खेलने वाली आइटम को खरीदने के लिए गया था। कैंग जब उस आइटम की प्राइस को देखता है तो वो कहता है ये तो मेरी 3 महीने की सैलरी जितनी है, मैंने क्यों अपने गेमिंग अकाउंट को डिलीट किया। मैं अपने फैसले पे काफ़ी ज़्यादा पछता रहा हूँ। उसी समय कैंग के सामने एक लड़का और एक लड़की आते हैं। लड़का कहता है क्या तुम कैंग हो। कैंग कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। लड़का कहता है मैं जुंग हूँ, तुम्हें शायद मैं याद नहीं हूँगा।
जब वो अपने माइंड में सोचता है ये तो मेरे डैड के पार्टनर का बेटा है। जुंग कहता है शायद अब मैं तुम्हें याद आ गया हूँगा, चलो ये ज़रूरी नहीं है कि। जुंग कहता है चलो ठीक है, मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कि तुम लगता है मुझे भूल गए हो। कैंग कहता है क्या कह रहा है ये। जुंग कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, रिलैक्स। कैंग तुम मुझे ऐसे भी मत देखो, तुम मुझे डरा रहे हो। कैंग कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जुंग कहता है हाँ तुम चले जाओ, तुम जैसे कचड़े की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इस मॉल में। तुम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकते, तुम्हारे जेब में कुछ पैसे भी नहीं होंगे यहाँ से एक चीज़ भी खरीदने के लिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट जो हो चुकी है। कैंग कहता है ये सब तुम्हें कैसे मालूम। जुंग कहता है मुझे कैसे नहीं पता होगा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने अब तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। जुंग उसके सामने तभी हंसते हुए कहता है कि ये जो भी कुछ किया है ये मेरे डैड ने करा है तुम्हारी फैमिली के साथ। कैंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो जुंग। जुंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि मेरे डैड कब तक तुम्हारे डैड के नीचे काम करते, अब देखो हालात बदल चुके हैं। मेरे जो डैड है वो टॉप पर है, तुम्हारे जो डैड है आज एक हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। जुंग कहता है लगता है तुम्हें ये सब कुछ सुन के शौक लग गया है। कैंग कहता है तुम्हारी ये सब हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ करने की। तभी कैंग उसे गाली देते हुए उसके फेस के ऊपर काफी ज्यादा तेज मुक्का मारता है। तभी उसी समय उसके साथ जो लड़की आई थी वो भागती हुई आती है और साथ में उसके बॉडीगार्ड भी भागते हुए आते हैं। तभी जो जुंग के बॉडीगार्ड होते हैं वो कैंग को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली के सन को मारने की। जुंग के साथ जो लड़की आई थी वो कहती है मैं अभी पुलिस को फोन करने के लिए जा रही हूँ। कैंग चिल्ला के कहता है कि जुंग मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें मैं मार डालूंगा एक दिन। नेक्स्ट सीन हमें थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन के बाहर का दिखाया जाता है। कैंग बारिश में भीगते हुए सोचता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। मुझे उस जुंग के फैमिली से रिवेंज भी लेना है अपना, पर मैं अभी पावरलेस हूँ, मैं कैसे अपना रिवेंज ले पाऊंगा उससे। तभी हमें कहीं से आवाज़ आती है कि इसने अभी साइन अप करा है, उसके $5 मिलियन सैलरी है। अब जो ये अरीना गेम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल हो चुका है। फिर हमें पता चलता है कि ये सारी आवाज़ एक टीवी से आ रही थी जहाँ पे न्यूज़ चल रही थी कि जो अरीना गेम है उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है हमारे साउथ कोरिया पर। इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अरीना गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरियस जॉब भी प्रोवाइड कर रही है। तभी उसी समय उसके फ़ोन पर योंगचन का फ़ोन आता है। कैंग कहता है कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा शेक कर रही है। कैंग योंगचन का फ़ोन उठाता है। योंगचन कहता है कैंग सॉरी मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया तुम्हारे मैसेज के आने का और मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कुछ बुरा हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम वापस से आ जाओ एरिना वर्ल्ड में। इसी के साथ नेक्स्ट सीन हमें एरिना वर्ल्ड के गेम का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। कोई कहता है टीम मैनेजर यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मिली गॉड जो है वो वापस आ चुका है। और फ्रेंड्स मिली गॉड जो है वो कैंग का यूज़र अकाउंट नेम है। सर अभी हम मिली गॉड के यूज़र अकाउंट के होल्डर को ही ढूंढ रहे हैं। टीम मैनेजर उसके सामने आके कहता है कि जो उसका एम्प्लॉय है वो कहता है कि सर मेल गॉड नहीं मील गॉड, वो एक प्रोफेशनलिस्ट है इस गेम के अंदर, पर अब तक हम उसके अकाउंट के अब तक हम पता नहीं कर पाए कि मिली गॉड नाम से कौन खेल रहा है। पीछे वो लड़की बैठी हुई सोचती है कि वैसे मिली गॉड ने 2 साल तक गेम नहीं खेला और 2 साल के बाद वो अपना कमबैक कर रहा है। ये लड़की अपने कानों में हेडफोन लगा कर कहती है एएल जो कैरेक्टर अभी ट्यूटोरियल टेस्ट के लिए आया है मुझे इसके बारे में बताओ। एएल जो इस लड़की का नाम है जो कि ये एनपीसी टूरिस्ट गाइड है यहाँ की। एएल कहती है बस मैजिक पावर का टेस्ट खत्म होने ही वाला है। एएल कहती है इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर, इसने तो एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है ट्यूटोरियल टेस्ट में। फिर जो कैंग होता है वो कहता है एएल जल्दी से जल्दी मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले चलो। एएल कहती है अपने मन में जल्दी ही एरिना वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। कैंग अपने मन में कहता है कि मैं जल्दी ही फर्स्ट प्लेस का रैंकर बन जाऊंगा। फिर से नेक्स्ट सीन हमें कैंग को गेम से आने से पहले दिखाया जाता है। योंगचन ने कैंग को अपने घर पे बुलाया होता है। योंगचन कहता है कि अब तुम इस चीज़ को अपने गेमिंग के लिए यूज़ करोगे। कैंग योंगचन से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मदद को मैं जल्दी ही रीपे कर दूंगा। उसी समय योंगचन उसके पेट में एक मुक्का मारता है। योंगचन कहता है तुम इतने समय बाद भी इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग में लग रहे हो, तुम अपना मूड सही करो यार। नेक्स्ट सीन हमें कैंग को एक जेल के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जो कि अपने एक ही तलवार की स्लैश से उस दरवाजे को तोड़ देता है। कैंग कहता है एल से कि क्या हम टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। एल कहती है हाँ टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो भी तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग ही टेस्ट है। तभी हम देखते हैं कि कैंग के सामने एक डार्क एल्फ आ जाता है।
कैंग थोड़ा मन में घबराते हुए सोचता है ये तो सिर्फ एक ट्यूटोरियल टेस्ट ही है, पर जो इसका लेवल है वो 10 पर है। कैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए और जल्द ही मुझे इस फाइट को एंड भी कर देना चाहिए। तभी जो एएल है वो कहती है कि कैंग तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी है, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि डार्क एल्फ का अटैक कैंग की तरफ बढ़ ही रहा होता है। डार्क एल्फ कहता है तुम जैसे इंसान ने तो डर के मारे ही अपनी आंखें बंद कर ली मेरे सामने। कैंग उसी समय अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि गलती तो तुमसे हुई है कि तुम्हारा सामना मेरे से हुआ है। तभी एएल घबराते हुए सोचती है कि कैंग का जो लेवल है वो 1 पर है, पर जो डार्क एल्फ का लेवल है वो 10 पर है। इसने तो डार्क एल्फ के लेवल के अटैक को ही ब्लॉक कर दिया। क्या कोई सही में एक नया प्लेयर ये सब कुछ कर सकता है? कैंग अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके अटैक को ब्लॉक तो कर लिया, पर इसमें और मुझ में अभी भी लेवल्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा मैं इस वजह से कर पाया हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट प्लेस पर था इस गेम के। तभी हम उन दोनों के बीच में एक फाइट देखते हैं। एल्फ अपने मन में सोचता है कि मैं तो इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्टर हूँ, ये मेरा मैच कैसे हो सकता है। इस बास्टर्ड ने तो मेरे सारे अटैक को भी ब्लॉक कर लिया। कैंग अपने मन में सोचता है कि मैं इससे हार नहीं सकता, मेरे से काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। मुझे अभी अपने फादर के हॉस्पिटल के बिल्स भी भरने हैं और अपनी फ्रेंड की हेल्प और रीपे भी करना है। जुंग को कैसे मैं भूल सकता हूँ जिसके साथ मुझे अभी रिवेंज भी लेना है। तभी हम देखते हैं कि कैंग डार्क एल्फ के हाथ पर एक हमला करके और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है उससे। कैंग इसी के साथ ही उस डार्क एल्फ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक अटैक करता है। इसी के साथ डार्क एल्फ मारा जाता है। नेक्स्ट सीन हम उस लड़की का देखते हैं। वो कहती है कि क्या इसने सही में डार्क एल्फ को डिफीट कर दिया अपना लो लेवल होते हुए भी, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। ईएल कैंग को कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने टेस्ट को पार कर लिया है। यहीं पे हमारा टेस्ट एंड होता है। नेक्स्ट सीन हमें एक ओल्ड मैन का दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन कैंग को एक छोटी सी डिब्बी देते हुए कहता है कि कैंग ये तुम्हारा टेस्ट पार करने का रिवॉर्ड है। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक रिंग होती है जिसका नाम होता है स्पिरिट जाइंट रिंग। हमें उस रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है कि उसका ग्रेड जो है वो यूनिक लेवल पर है और वो किसी के भी लेवल को 50% से इंक्रीज कर सकता है 5 मिनट के लिए। उसका कूल डाउन टाइम 2 घंटे का है। कैंग खुश होते हुए कहता है ये तो एक यूनिक आइटम है, ये रिंग तो मुझे सिर्फ लेवल 10 पर ही जाके मिल सकती थी। लगता है मैंने उस डार्क एल्फ को डिफीट कर दिया, इस वजह से मेरा जो रिवॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। उसी समय योंगचैंग कैंग को मैसेज करके कहता है क्या तुम्हारा टेस्ट फिनिश हो गया है। कैंग सोचता है कि योंगचैंग के पास क्या अपनी खुद की बस भी है इस गेम में। कैंग हमें बताता है कि या तो शायद उसने हाई लेवल पार्टी के साथ अपनी पार्टी को फॉर्म कर लिया है क्योंकि वो तो लो लेवल का प्लेयर है। कैंग उसको मैसेज करके कहता है कि मुझे आइटम मिली है। योंगचैंग पूछता है कि क्या आइटम है। कैंग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। योंगचैंग कहता है कि ये तो गेम में आते इसने प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर दी। तभी कैंग उसको मैसेज करता है कि क्या तुम मुझे 50 गोल्ड दे सकते हो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। योंगचैंग उसे 50 गोल्ड दे देता है। कैंग बताता है कि मेरे पास्ट में निकनेम्ड नाम की एक उस पोशन का यूज हम किसी की भी पावर को 20% बढ़ाने के लिए करते थे, वो भी 4 घंटे तक रहती थी, पर मैंने उस पोशन को 3000 गोल्ड में सेल कर दिया। कैंग खुश होते हुए कहता है कि पर मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस पोशन को बनाया था और वो पोशन कैसे बनेगा वो सब कुछ मुझे अभी भी याद है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट तो आसानी से मिल जाएगा, पर जो एक फाइनल इंग्रेडिएंट है वो मुझे एक डेंजन से ही मिलेगा। कैंग जब एक डेंजन के बाहर जाता है तो उसको वायलेट बाल वाला बंदा कह देता है कि ये जो एरिया है वो ब्लैक स्कल गिल्ड का आता है और जो न्यूबीज है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। कैंग अपने मन में सोचता है कि यार ये वही जगह है जहाँ से मुझे फाइनल इंग्रेडिएंट मिल सकता है। वायलेट बाल वाला कैंग को कहता है कि हमारी रेड बस स्टार्ट ही होने वाली है, तुम क्या यहाँ से जा सकते हो हमारा टाइम वेस्ट ना करके। कैंग भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं भी काफी ज्यादा बिजी हूँ। कैंग उसी समय बड़ी तेजी से उस डेंजन के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। तभी वायलेट बाल वाला है वो कहता है न्यूबी। वायलेट बाल वाले का नाम पार्क है। पार्क कैंग से कहता है कि क्या तुमने मेरी वार्निंग अब तक सुनी नहीं जो मैंने
मैंने तुमको कहा। कैंग कहता है तुम नया प्लेयर कह भी किसको रहे हो, मेरी जो जिंदगी है वो इसी गेम के ऊपर डिपेंड करती है, मुझे दूसरा चांस मिला, इस तरीके से मैं इस चांस को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। कैंग पार्क से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगा सकते हो कि मैं तुम्हें 5 मिनट में ही हरा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो तुम मेरा कैरेक्टर डिलीट कर देना, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हारा कैरेक्टर डिलीट कर दूंगा। पार्क कहता है कि तुम जैसे नए प्लेयर की कहने की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो रही है, लगता है तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी फाइट को एक्सेप्ट करता हूँ। हम देखते हैं कि दोनों आमने सामने आके फाइट करने को शुरू होते हैं और इसी के साथ कैंग भी अपना वेपन को निकाल लेता है। तभी पार्क कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा बोलने की अब सजा मिलेगी। इतना वो बोलता है, उसी समय कैंग जो था उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। पार्क भी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है। पार्क बड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता पार्क अपने मन में सोचता है कि एक न्यूबी होते हुए भी ये मेरी स्पीड को मैच कर पा रहा है। तभी कैंग पार्क के हर एक हमले को ब्लॉक करते हुए पार्क अपने मन में सोचता है कि मेरा लेवल तो इससे हाई है, तो ये मेरा मैच कैसे कर पा रहा है। पार्क अपने मन में सोचता है शायद इसके पास कोई यूनिक आइटम होगी, इस वजह से ये मेरा मैचअप है। तभी पार्क कैंग के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि ये मेरा मौका है, मैं इसको हरा सकता हूँ। लेकिन जो कैंग था उसके हमले को नीचे झुके उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि कैंग का अटैक पार्क को लग जाता है। पार्क फिर भी अपने मन में सोचता है कि मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं एक नए प्लेयर से कैसे हार सकता हूँ। पार्क तभी रियलाइज करता है कि कैंग ने जैसे उसको अपने हाथों में पकड़ रखा है और वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तभी कैंग पार्क की गर्दन उड़ाते हुए उसको डिलीट कर देता है गेम से। हम देखते हैं कि कैंग के सामने एक विंडो अपीयर होती है और वो कहते हैं कि तुम ड्यूल फाइट में जीत चुके हो। कैंग कहता है चलो अब चलते हैं फाइनल इंग्रेडिएंट को लेने के लिए। तभी हमारा जो नेक्स्ट सीन होता है वो एक वर्कशॉप का होता है और कोई कहता है कि इस कैप्सूल के अंदर उस प्रोडक्शन को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, लगभग 1 महीना लग चुका है इसको बनने में। कोई कहता है कि एलेक्सर था वो कम्प्लीटली बन चुका है। इस एलेक्सर का रैंक जो था वो यूनिक है, जो कि किसी की भी पावर को 20% से बढ़ा सकता है, वो भी 4 घंटे के लिए। कैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है कुछ पैसे कमाने का। नेक्स्ट सीन हमारे किसी 2 बंदों पे होता है। एक बंदा कहता है कि एरिना स्टोर पर एक एक्सपेंसिव आइटम ऐड हुई है और ये जो पोर्शन है वो ऑक्शन होने वाला है आज ही। इस सेम न्यूज़ को और भी सारे गेम प्लेयर देख रहे होते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि जो इस आइटम का प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। वो 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी प्राइस। 3000 गोल्ड से लेके आखिरकार वो बिकती है 5000 गोल्ड में। और हमें यहाँ पे बताया जाता है, कैंग कहता है कि जो 1 गोल्ड की प्राइस है वो रियल वर्ल्ड में $1 जितनी है। इसमें से 500 गोल्ड में से तो 200 गोल्ड जो है वो मैं अपने फादर के हॉस्पिटल बिल्स भर दूंगा और जो भी अदर एक्सपेंसिव होंगे उन सबको मैं भर दूंगा। कैंग कहता है कि अब मुझे पार्ट टाइमर की जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है उस स्टोर पर। कैंग कहता है बाकी सब तो ठीक है, मुझे अपने लेवल को इंक्रीज़ करना है और इक्विपमेंट भी खरीदने हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कैंग ने अपने लिए 200 गोल्ड खर्च करके काफ़ी सारे रेयर आइटम्स को ख़रीदा होता है, उसी ओल्ड मैन से ख़रीदता है। उसके पास से 2 लड़कियाँ जाती हुई कहती है कि उस लड़के को तो देखो, वो तो एक ट्रैफिक लाइट की तरह लग रहा है। कैंग उन लड़कियों की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि बुढ़े तूने मुझे किस तरीके की ड्रेस दे दी है। नेक्स्ट सीन में हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने आर्टिफैक्ट को चेक करने के लिए किसी डंजन में आया होता है। उसके सामने काफ़ी सारे वुल्फ होते हैं जो कि उसके सामने बड़ी तेज़ी से उस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। कैंग भी वुल्फ के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए चला गया होता है। कैंग उनको बड़ी आसानी से गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। कैंग अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है कि मैंने तो 15 वुल्फ को बड़ी आसानी से मार डाला। कैंग अपने मन में सोचता है कि मैं इस गेम को अपने मज़े के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपनी जान को खतरे में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को हर मिनट हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ पैसे ही कमाने हैं इसलिए। कैंग कहता है कि मेरा जो एम है वो लेवल 10 को अचीव करना है, वो भी आज के आज ही। नेक्स्ट सीन हमें काफ़ी सारे हंटर्स का दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन डंजन के सामने खड़े होते हैं। कैंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि काफ़ी सारे लोग जो होंगे वो गॉब्लिन डंजन के सामने होंगे। कैंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि काफ़ी सारे जो लोग होंगे वो इस डंजन को क्लियर करने के लिए आए होंगे। कैंग कहता है कि मेरी अभी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इसको अकेले ही क्लियर कर सकूं। लगता है कि मुझे भी एक पार्टी बना लेनी चाहिए, लगता है कि मुझे भी एक पार्टी में ज्वाइन हो जाना चाहिए। कैंग कुछ लोगों के पास जाके कहता है कि मेरा नाम मिली है, क्या मैं तुम्हारे साथ जुड़ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ।
उसके सामने वाला हंटर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी पार्टी के साथ जुड़ सकते हो। फिर वो कैंग को देख के कहता है कि तुम तो मुझे एक नए प्लेयर लग रहे हो, बट जो हमारी टीम है वो एडवांस लेवल की टीम है। तुम्हारी वजह से हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तभी कैंग को ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम नए प्लेयर कह भी किसको रहे हो। कैंग तभी चुप होकर अपने मन में सोचता है कि मुझे इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना सीखना चाहिए, और वो उसी समय वहाँ से घूम के चला जाता है। कैंग वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसके पीछे से उसको आवाज़ आती है, क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है गॉब्लिन डंजन को क्लियर करने का। उसके सामने एक लड़की आके कहती है कि हम पहली बार किसी डंजन में जा रहे हैं, हमें किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या तुम हमें उस डंजन में गाइड कर सकते हो हमारी पार्टी के साथ मिलकर। ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा वो लड़की शर्माते हुए कहती है। कैंग भी उसे काफ़ी ज़्यादा टफ फेस बना के कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी पार्टी के साथ ज्वाइन होना चाहूँगा। तभी वो लड़की अपने बाकी के पार्टी मेंबर्स को आवाज़ लगा के कहती है कि हमारा जो फाइनल मेंबर था वो हमें मिल चुका है। फिर जो कैंग जो है वो पार्टी के मेंबर्स को देखता है और पार्टी के मेंबर्स कैंग को देखते हैं। जो लड़की कैंग को अपने साथ लेके आई थी वो कहती है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हूँ। पहले मेरा जो लेवल है वो 20 पर है और मैं एक प्रीस्ट हूँ और मेरा नाम सुमी है। कैंग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के कहता है मेरा नाम कैंग है और मेरा लेवल 20 पर है और मेरी जो कैटेगरी है वो वॉरियर है। कैंग अपने मन में सोचता है कि एरिना का जो सिस्टम है, प्लेयर अपनी स्टेटस विंडो को प्राइवेट भी रख सकते हैं। तभी वो सारे अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है मेरा लेवल 20 पर है और मेरी जो कैटेगरी है वो वॉरियर है, मेरा नाम जिन्वो है। बगल में जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है मेरा लेवल 22 है, मैं एक आर्चर हूँ और मेरा नाम पार्क है। जो हेड वाली लड़की होती है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के कहती है मेरा नाम जिया है, मेरा लेवल 23 है और मैं एक मेज हूँ। आपस में बात करते हैं। जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं आपस में तो फिर वो डंजन में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें कुछ गॉब्लिन्स का दिखाया जाता है। कैंग की पार्टी के सामने कुछ गॉब्लिन्स आते हैं जो कि काफ़ी बुरी तरीके से हंस रहे होते हैं। पार्टी का जो टैंकर होता है वो कहता है कि रेडी हो जाओ, ये हमारी फर्स्ट बैटल है। तभी जो कुछ गॉब्लिन्स होते हैं वो अपने वेपन्स से अटैक कर देते हैं। उनकी पार्टी का जो टैंकर होता है वो अपनी शील्ड से उन सारे हमले को रोक लेता है। पार्टी के मेंबर्स भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पार्टी के मेंबर्स काफ़ी तेज़ी से गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करते हैं। कैंग गॉब्लिन पर अटैक करते हुए मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। कैंग किसी गॉब्लिन पर अटैक करते हुए सोचता है कि ये जो पार्टी है ये साथ में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कैंग की पार्टी का जो टैंकर होता है वो कहता है कि हम काफ़ी देर से गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। पार्टी की जो प्रीस्ट होती है वो कहती है कि ब्रदर हम काफ़ी देर से हम इस गॉब्लिन्स के साथ लड़ रहे हैं, हमें कुछ देर आराम भी कर लेना चाहिए। जो टैंकर होता है कि वो कहता है ठीक है, हमें रेस्ट कर लेना चाहिए और हमें एक प्लान भी बना लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट बैटल होने वाला है गॉब्लिन के लीडर से भी हो सकती है। कैंग ये सब सुन के कहता है कि हॉब गॉब्लिन जो है वो तो इस डंजन का बॉस है, उसको तुम कभी नहीं हरा सकते हो। टैंकर कहता है कि मैं ही हूँ जो कि इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, इस डंजन का बॉस कौन है। कैंग उनसे कहता है कि मेरा जो लेवल है वो तो काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं तो उसको कभी भी डिफीट नहीं कर पाऊँगा। टैंकर जो होता है वो कैंग की बातों को इग्नोर कर देता है। वो अपनी सिस्टर के पास जाके कहता है कि तुम श्योर करो कि तुम्हारा जो बफ टाइमिंग है उसको इंक्रीज़ कर दो। वो जिया से भी कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखो, अपने माना को इस तरीके से वेस्ट मत करो। टैंकर उन सभी के कुछ ना कुछ कमियां बताते हुए उन सबको संभलने के लिए कहता है। तभी जो आर्चर है वो ज़मीन पर हाथ रख के कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा करीब है हॉब गॉब्लिन के। नेक्स्ट सीन हमें डंजन के बॉस का दिखाया जाता है जो कि हॉब गॉब्लिन होता है। तभी कैंग की टीम भी डंजन बॉस के करीब आ जाती है। हम देखते हैं कि जो टैंकर है वो सभी के काम बताता है। टैंकर कहता है कि मैं और जो कैंग है वो जो छोटे गॉब्लिन्स हैं उन पर अटैक करेंगे पहले, और सोमी जो तुम हो वो हमें बफ देना पीछे से, और बाकी के मेंबर्स जो बच गए वो फटाफट गॉब्लिन बॉस के ऊपर अटैक करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो सारे प्लान बना के गॉब्लिन बॉस के डंजन के अंदर घुस जाते हैं। तभी जो कैंग है और जो टैंकर है वो सबसे पहले अटैक करने के लिए बढ़ते हैं जैसे कि उन्होंने प्लान बनाया था।
कैंग कहता है कि जो बफ़ है उसकी वजह से मेरी जो पावर है और स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जो कैंग और टैंकर होते हैं वो काफ़ी आसानी से गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो डेंजन का बॉस होता है वो अपने अटैक को काफ़ी जल्दी रेडी कर लेता है। तभी हम हाथों के ऊपर अपने अटैक को रेडी करते हुए काफ़ी तेज़ी से कैंग की तरफ अटैक कर देता है। बट उस अटैक के बीच में वो टैंकर खड़ा होता है। तभी वो कैंग चिल्ला के कहता है कि डॉज करो तुम इसे। पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। टैंकर जो होता है वो अपने टैंक से काफ़ी मुश्किल से उस अटैक को वो काउंटर करने की कोशिश करता है, पर इस अटैक को वो काउंटर नहीं कर पाता और वो काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ घसीटता हुआ दीवारों से जाके टकराता है। बाकी के टीम के मेंबर भी टैंकर के पास जाते हैं और उसे चेक करके कहते हैं क्या तुम ठीक हो। कैंग अपने मन में सोचता है कि ये जो डेंजन का बॉस है वो तो मैजिक पावर को भी यूज़ कर सकता है और इस बॉस ने जो भी अटैक किया था उसका नाम डार्क बेल है। वो अगर एक बारी और हो जाती है तो हमारी जो टीम है वो काफ़ी आसानी से मारी जा सकती है इस डेंजन में। कैंग उसी समय चिल्ला के कहता है कि मुझे फटाफट जल्दी से आगे कवर करो। पर बाकी के जो टीम के मेंबर होते हैं वो टैंकर को हील करने में लगे होते हैं। कैंग कुछ गॉब्लिन्स को मारते हुए सोचता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये फटाफट मेरी आके हेल्प क्यों नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं कि जो डेंजन बॉस है वो अपने हाथ के ऊपर डार्क बॉल को फिर से रेडी कर रहा होता है। कैंग देख के कहता है कि ये तो फिर से डार्क बॉल को प्रिपेयर कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि कैंग के पीछे से एक ज़ोरदार अटैक डेंजन बॉस की आंख में जाके लगता है और जो डार्क बेल था उसी समय नष्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो डेंजन बॉस की आंख में गया था वो एक एरो था। कैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पीछे देखते हुए कहता है कि ये कौन है, किसने इतनी भारी मिस्टेक कर दी। और जो आर्चर था वो सॉरी कह रहा था पीछे से। कैंग कहता है कि अब इसकी वजह से लगता है कि हम सारे यहीं पे मारे जाएंगे। अब कैंग अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे किसी भी तरीके से डेंजन बॉस को मारना ही होगा। कैंग अपने अटैक से डेंजन बॉस के हाथ को काट देता है और हम देखते हैं कि कैंग की अटैक की वजह से जो डेंजन बॉस था वो वहाँ पे मारा जाता है। उसके सामने एक स्टेटस विंडो आती है कि जो डेंजन बॉस था वो मारा जा चुका है। उसके बाकी के टीम के मेंबर्स उसके पास आके कहते हैं कि ब्रदर आप तो काफ़ी ज़्यादा कूल हो, आपने अकेले इस डेंजन के बॉस को मार डाला। कैंग आर्चर के पास जाके उसको घूरने लगता है। आर्चर कहता है कि मेरी वजह से आज हम सारे लोग मारे जाते हैं, शुक्रिया जो आपने हमारी मदद करी। तभी कैंग के सामने उसके सारे रिवॉर्ड अपीयर होने लग जाते हैं। उसको 5 सिल्वर्स 28 ब्रॉन्ज कॉइन मिलते हैं और एक पैटैग मिलता है और एक डार्क बेल की स्पेल बुक भी मिलती है। उसकी टीम के मेंबर कहते हैं कि ब्रदर ये सारे रिवॉर्ड जो भी मिले वो आप ही को मिलने चाहिए, ये सारे रिवॉर्ड है वो आप ही रख लो। कैंग कहता है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये एग चाहिए। प्रीस्ट कहती है कि आप ब्रदर इस चीज़ को रख सकते हो। कैंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसके टीम के मेंबर्स भी कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ फिर से मिलकर एक डंजन को क्लियर करेंगे बाद में। कैंग कहता है कि क्यों नहीं। इसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।